बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। बायोजियोग्राफी से क्या एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ? तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बायोजियोग्राफी क्या है। बायोजियोग्राफी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स का अर्थ के ऊपर टाइम और स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे कुछ हेडिंग्स में, जिसमें पहला है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में राइज होती है और जहां पर वो राइज होती है फिर वहां से आउटवर्ड उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, और वो चीज है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां जाएगी। तो सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जहां पर जा रहा है उसका वहां पर क्या सक्सेस है। दूसरी बात है कि उसका डिस्पर्सिंग मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे उसका डिस्पर्सल हो रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पर। और तीसरी चीज होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल बैरियर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में नेचुरल बैरियर्स होंगे और वो होंगे ओशंस होंगे, माउंटेन रेंजेस होंगे और डेजर्ट्स होंगे। तो ये उसके लिए एक बैरियर का काम करेंगे, उसको लिमिट करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। और फोर्थ जो फैक्टर है वो विंड ब्लोन स्पोर्स और सीड्स, ये होंगे कि विंड के द्वारा कहां तक वो फैलाए जा सकते हैं स्पोर्स और सीड्स। और फ्लाइंग एनिमल्स जो हैं उनको कुछ कम परेशानी दिक्कत होती है डिस्पर्शन में, क्योंकि वो फ्लाई करते हैं और इस तरह के वो लैंड और सी को उनका डिस्पर्सन एक और थोड़ा इजी तरीके से हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो डिस्पर्सन के लिए एक फैक्टर है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। उसमें सबसे पहले हम लेंगे कि कुछ सर्वाइविंग जनरा हैं लंग फिशेस के जो वाइडली सेपरेटेड रीजन्स में पाए जा रहे हैं। ये देखिए एक मैप बना दिया गया है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो लंग फिशेस की एट प्रेजेंट 3 लिविंग वैरायटीज हैं, 3 लिविंग जनरा हैं। एक है लेपिडोसाइरन जो कि साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है, दूसरा है प्रोटोप्टेरस, ये अफ्रीका में पाया जा रहा है, और तीसरा है नियोसेरोटोडस, ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। ये सभी लैंड मॉसेस जो सभी कंटिनेंट्स जो हैं वाइडली सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इतनी दूरी पर है। पहले ये जाना जाता था कि ये जो लैंड मॉसेस हैं, ये जो कंटिनेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं और लैंड से ये कनेक्टेड हैं। बाद में कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई, कंटिनेंट्स एक दूसरे से दूर गए और टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ में पाई जा रही हैं नीचे, उनके मूवमेंट से ये कंटिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होते चले गए। तो इसका मतलब ये प्रूव मिलता है कि इनकी ओरिजिन तो एक जगह से हुई, लेकिन अभी भी देखिए एक ये लाइन है जिस पर ये पाए जा रहे हैं एक दूसरे से दूर होते हुए भी। फिर अपने नए एनवायरमेंट में जाके इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए होंगे, कुछ एडाप्टेशंस डेवलप हुए होंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैमल्स का और लामास का। कैमल्स और लामास ये दोनों कैमेलिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन दोनों की ओरिजिन जो है नॉर्थ अमेरिका में हुई। और नॉर्थ अमेरिका से जो कैमल्स हैं वो एशिया में अब पाए जा रहे हैं और जो लामास हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो ओरिजिन ट्रेस हुई, इनके जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स थे अब वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस फसल के रूप में है। ये अन्य जगहों पर भी पाए गए और वहां से ये दोनों जो मिलते जुलते फॉर्म्स हैं कैमल्स और लामास के, एक दूसरे से अब ये वाइडली प्लेस्ड हैं, वाइड डिस्टेंस पर एक दूसरे से हैं। जो थर्ड एग्जांपल है वो मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स का है। आपको ये जानना चाहिए कि जो क्लास मैमेलिया है वो 3 ग्रुप्स में है। पहला है प्रोटोथेरिया, मोनोट्रीम्स जिसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा है मेटाथेरिया या जिनको मार्सुपियल्स कहते हैं, जिसका कंगारू एक एग्जांपल है, जिसके एब्डोमेन पर पाउच पाया जाता है और बच्चे तब जब तक मेच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक उसी के अंदर इनमेच्योर जो बॉर्न होते हैं उनके बेबीज वो उसमें पलते रहते हैं। ये मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स ये प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया को बिलोंग करते हैं। और यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं वो एडवांस होते हैं। ये प्रिमिटिव मैमल है, ये थोड़ा उससे मार्सुपियल एडवांस है। ये जो प्रिमिटिव मैमल्स थे वो जुरासिक पीरियड में, जुरासिक एक मिसोजोइक एरा का एक पीरियड है और जुरासिक जो है वो एज ऑफ रेप्टाइल्स से है। उसमें रेप्टाइल्स जो हैं वो अर्थ को रूल कर रहे थे। तो ये प्रिमिटिव मैमल्स जुरासिक, लेट जुरासिक में एराइज हुए और इनके एराइज होने के बाद लेट जुरासिक में ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो दूसरे कंटिनेंट से अलग हो गया। जो मेन लैंड थी उससे ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, तो मेन लैंड पर फिर यूथेरियन मैमल्स डेवलप हुए और यूथेरियन मैमल्स जो थे वो कार्निवोरस थे। तो उस बड़े भूभाग से, बड़े कंटिनेंट से यूथेरियन जो कि कार्निवोरस उसमें मैमल्स थे, उन लोगों ने मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स को उस बड़े कंटिनेंट से आउस्ट करना शुरू कर दिया और आउस्ट करते करते बिल्कुल उनको बाहर कर दिया। लेकिन ये मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया में रह गए
वो उसी तरह से डेवलप होते रहे। और ये जो यूथेरियन मैमल्स हैं, जो कार्निवोरस मैमल्स थे, उनकी रीच ऑस्ट्रेलिया तक नहीं हो पाई। और जब ऑस्ट्रेलिया तक नहीं हो पाई तो ये प्रोटोथेरियंस और मेटाथेरियंस, मार्सुपियल्स जिनको कहेंगे, ये बचे रह गए। और आज ये मार्सुपियल्स जो हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा एडाप्टेशन है। ये ग्लाइड करते हैं, ये थोड़ा सा फ्लाई कर जाते हैं, ये ट्री पर क्लाइंब कर जाते हैं। तो इनके अंदर एडेप्टिव रेडिएशंस बहुत हो गए। तो ये जो रेडिएशंस हुआ एडेप्टिव, ये थोड़ा थोड़ा इनके एंसेस्टर में मॉडिफिकेशन होता चला गया। मतलब ये इवॉल्व करते चले गए। जो मॉडिफिकेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, वो एंसेस्टर का मॉडिफिकेशन होता है, यही इवोल्यूशन होता है। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं, जैसे लैंड फिशेस का और कैमल्स और लामास का और मानोट्रीन्स और मार्सुपियल्स का, ये जो सर्वाइव कर रहे हैं अलग अलग जगह, इनकी ओरिजिन कहीं एक जगह से हुई, फिर ये अपने अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो वेरियस टाइम्स और वेरियस रीजन्स में ओरिजिनेट हुए। और इनकी जो फॉसिल्स है वो रिवील करती है इनका ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। धीरे धीरे जो इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, जो चेंजेज हुए, जो एडेप्टेशंस हुए, और यही चेंजेस या मॉडिफिकेशन को इवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन एक पार्ट है और नेचुरल सिलेक्शन स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट है। इवोल्यूशन में हम हिस्ट्री जानते हैं कि ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, क्या मैकेनिज्म था, वो बात इवोल्यूशन नहीं बताता है। ये मैकेनिज्म जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होती है, वो मैकेनिज्म जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि जो भी एडेप्टेशन या जो भी नए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, उनको नेचर कैसे सेलेक्ट करता है। और जब नेचर सेलेक्ट करता है तो नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है। आइए हम इसमें नेचुरल सिलेक्शन को देख लेंगे, कैसे नेचर ने सेलेक्ट किया। 2 आइलैंड्स जो दिख रहे हैं, हवाईयन और गैलापागोस, ये जो आइलैंड्स हैं ये ओशनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बने। ओशंस में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और उनके द्वारा ये आइलैंड्स बने। और इन आइलैंड्स का कभी भी लैंड से जियोग्राफिकल लिंक नहीं था, किसी भी लैंड मास से इनका कोई लिंक नहीं था। ये ओशंस के बीच में बने। और ये जो आइलैंड्स के ग्रुप होते हैं उनको कहते हैं आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इन आइलैंड्स पर किस प्रकार से ये प्लांट्स और एनिमल्स की पहुंच हुई, जो कि लैंड से बिल्कुल कट ऑफ थे, बैरियर्स लगे हुए थे, और इनकी पहुंच के प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्पर्सन के ये जो मुख्य तरीके हैं वो था विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स। विंड के द्वारा ये स्पोर्स और सीड्स जो है वहां तक पहुंचे। वाटर डिस्पर्सल बाय ओशनिक करेंट्स, ओशन में जो करेंट्स आए उनके द्वारा एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस आइलैंड तक उनकी पहुंच बनी। या जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे, जो जमीन पर लैंड मास पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, वो लॉग्स से बंधे हुए थे या जो फ्लोटिंग वेजिटेशंस थे उनके सहारे आइलैंड्स तक पहुंचे। और बर्ड्स, बैट जिसको आप चमगादड़ कहते हैं, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स, इनको कुछ कम प्रॉब्लम हुई मेनलैंड से आइलैंड्स तक पहुंचने में। ये फ्लाई करते थे, इसलिए इनके लिए बैरियर थोड़ा कम काम कर रहा था और आइलैंड पर इनकी पहुंच हुई। डार्विन और वालेस दोनों ने इन आइलैंड्स को विजिट किया और विजिट करने के बाद इन्हें एक सिमिलरिटी मिली मेनलैंड पर और इन आइलैंड्स पर। इन्होंने देखा कि जो स्पीसीज मेनलैंड पर पाई जा रही हैं वो आइलैंड्स पर भी पाई जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये हुआ कि जो मेनलैंड पर पाई जाने वाली स्पीसीज हैं वो थोड़ा स्मॉलर साइज की हैं, और आइलैंड्स पर पाई जाने वाली स्पीसीज जो हैं वो थोड़ा लार्जर साइज की हैं, वो बड़ी बड़ी हैं। तो उसका मुख्य कारण जो था, डार्विन और वालेस ने जो कंक्लूड किया, वो आया कि नहीं, इन ओशनिक आइलैंड्स पर कॉम्पिटिशन्स नहीं हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। उनके लिए जो एनवायरमेंट बहुत क्लियर है और लैंड मास बहुत ज़्यादा है और उनकी संख्या बहुत कम है। तो डार्विन और वालेस ने कुछ एग्जाम्पल साइट किया और उन्होंने कहा कि जाइंट टॉर्टोइस, जिसका जो जीनस है गिलोकिलोनी और एलेफाइटोपस, ये इसकी जीनस और स्पीसीज है। उन्होंने देखा कि ये ओशनिक एल्गी को फीड करके और इनके बीच में कंपटीशन नहीं है और ये लैंड के कंपैरिजन में ये बहुत बड़े हो गए हैं ये टार्टोइसेस। आप समझिए कि इन टार्टोइसेस की जो साइज थी 2 मीटर इस पूरे बोर्ड से भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और इनका वेट जो था 260 kg था। इतने किलो, इतने भारी भरकम ये हो गए। और लैंड पर आप जो टार्टोइस देखते हैं वो कितना बड़ा होता है वो आप देख पाते हैं कि छोटी साइज का होता है, बहुत बड़ा इतनी साइज का आपको दिखेगा। और जो दूसरा लिजर्ड उन्होंने देखा, इग्वाना लिजर्ड। इग्वाना लिजर्ड की 2 वैरायटीज हैं, 2 फॉर्म हैं या 2 स्पीसीज हैं, एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक फॉर्म है। एम्ब्लेरिंकस क्रिस्टेटस ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। तो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म था और जो एक्वेटिक फॉर्म था, इनके लिए कंपटीशन बहुत टफ था, इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे। और जब नंबर किसी भी पॉपुलेशन का इंक्रीज करता है तो 3 चीज़ें फैक्टर करने लगती हैं। इनको फूड चाहिए, इनको प्लेस चाहिए और इनको प्रॉपर मेट चाहिए, इनके जोड़े होने चाहिए। तो इन 3 चीज़ों के लिए कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में जिन इंडिविजुअल्स के पास
जिन ऑर्गेनिजम्स के पास अच्छे वेरिएशन होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। तो उसमें जो ये एक्वेटिक फॉर्म था लिजर्ड का, वो सर्वाइव किया क्योंकि उसके अंदर एक्वेटिक एडाप्टेशंस थे। उसके लिम्स में जो टोस थी उसमें स्किन के वेब थे, तो वो पानी में तैरने के लिए उनको हेल्प कर रहे थे। और इनकी टेल भी जो थी वो फ्लैट थी, तो ये वाटर में स्विम करने के लिए बहुत इफिशियंट थे। और एक्वेटिक वेजिटेशंस खाकर ये भी बहुत बड़ी साइजेस के हो गए और ये सक्सेसफुल वहाँ पर रहे। तो ये जो उस स्ट्रगल में जो विन किया और जो विन करके जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, जो वहाँ पर रूल करने लगा, तो इस प्रोसेस को कहा गया नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म थे वो साइड हो गए। और एक तीसरा एग्जाम्पल जो डार्विन और वालिस ने दिया वो था, वो दोनों इस आर्किपेलागो में देखा कि 13 स्पीसीज फिंचेस की हैं। फिंच क्या होती है? फिंच एक गौरैया की तरह से आपके हम लोगों के विसिनिटी में पाई जाती है। गौरैया उसके तरह की बर्ड है जिसके अंदर फेदर्स बहुत सुंदर पाए जाते हैं छोटी सी बर्ड में, और इनकी बीक जो चोंच कहते हैं आप, ये वेरियस टाइप्स की होती हैं और इनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग होती है। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें खास थी इन फिंचेस के अंदर। डार्विन ने देखा कि जो फिंच मेन लैंड पर है वो फिंच ओशनिक आइलैंड्स पर भी है, आर्किपेलागो में है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लेकिन डिफरेंस क्या था कि पहले एक ग्रुप फ्लाई करके इन आइलैंड्स पर आया, और वो जो सबसे पुराना है फिंच और ग्राउंड फिंच है, या जिनको वालबर्ग फिंच भी कहते हैं, ये वहां पर अपने को एस्टेब्लिश किया। इनके नंबर इंक्रीज किए। अब जब किसी भी पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज करेगा और जब उसको स्पेस की, फूड की और प्रॉपर मेट की कमी होगी, तब वो उसके अंदर स्ट्रगल भी होगी, तब वो अपने को उन आइलैंड्स पर जो अनऑक्युपाइड स्पेस थे वहां पर ये अपने को डिस्ट्रीब्यूट किए, वहां पर फ्लाई होके गए। और जब वहां पर अनऑक्युपाइड इकोलॉजिकल निशे में गए तो वहां के अनुरूप इनके अंदर एडाप्टेशंस डेवलप हुए। तो इनका जो बीक का फॉर्म था, या इनकी जो बॉडी की साइज थी, या जो इनके बॉडी के फेदर का कलर था, वो चेंज होता गया और उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल निशे के अनुसार ये अपने को चेंज किए, और चेंज कर लिए तो ये वहां सर्वाइव करने लगे और अपने नंबर को इंक्रीज करने लगे। तो कुल 13 स्पीसीज होती हैं इन फिंचेज में, जिसमें ग्राउंड फिंच और वालबर्ग सबसे ओल्ड हैं, और सब मिला के इन आइलैंड्स पर 6 स्पीसीज फिंचेज की पाई गई, जो वेरी कर रही थी मुख्यतया अपने बीक के साइज में। कोई क्रश करती थी सीड को, कोई किसी चीज को पिक करती थी, कोई किसी चीज के अंदर से निकालती, तो सबकी साइज अलग अलग थी। फिर इनके बॉडी की साइज और इनके फेदर के कलर डिफरेंट थे, और इनकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट थी। इस बात के आधार पर टोटल 6 स्पीसीज जो है पाई गई इन आइलैंड्स पर।